चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपीसीसी में सेक्शन एफ का थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं। देखो सेक्शन एफ में आपके लेटर्स आते हैं ना। फर्स्ट पार्ट सीसी कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंट के पार्ट में से आपके लेटर्स पूछे जाते हैं। सेक्शन एफ आपका 25 मार्क्स का होता है। 7 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है ना, 7 में से 5 आपको लिखने होते हैं। 5 मार्क के 5 लेटर्स होते हैं आपके, होते हैं कि नहीं। तो ये लेटर्स कौन से चैप्टर में से आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग देखते हैं। देखो सेक्शन एफ में से जो आपके लेटर्स आते हैं वो ये इन 5 चैप्टर में से आते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6। 5 में से नहीं आता। 5 में से एक क्वेश्चन आपका सेक्शन ई में आता है। ठीक है ना, सेक्शन एफ में आपका क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको लेटर्स इन 5 चैप्टर में से करने हैं, और उनमें भी 7 लेटर्स आते हैं। चैप्टर 1 जो आपका बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस का है, उनमें से एक लेटर पूछा जाता है कोई भी। ठीक है ना, कैसे लेटर लिखना है मैं फॉर्मेट वाइज एक क्विक रिवीजन बता रहा हूँ। चैप्टर 2 कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सर्विस, या फिर कोई भी लीगल जो है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर्स आपको पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 में से आपके 2 लेटर्स आते हैं। चैप्टर 3 जो इंटर डिपार्टमेंटल या तो एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, बिजनेस के अंदर ही अगर कॉरेस्पॉन्डेंस किसी को लेटर देना हो, और उसमें अलग अलग आते हैं, लेटर्स आते हैं, नोटिस लिखा जाता है, सर्कुलर भेजा जाता है, बिजनेस के अंदर ही एम्प्लॉयज को सर्कुलर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, मेमो दिया जाता है। तो ये सब आपको इनमें से पूछे जाते हैं चैप्टर 3 में से। चैप्टर 3 में से भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 4 इंश्योरेंस के लेटर्स आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी टॉपिक पे अगर लेटर लिखना हो, उनके भी 2 लेटर्स आते हैं। एंड चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन स्किल में से रिपोर्ट राइटिंग या तो पीपीपी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूछा जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट नहीं होता, तो रिपोर्ट राइटिंग आपको पूछते हैं। ठीक है, इनका एक ही क्वेश्चन आता है। मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 6 में से एक ही क्वेश्चन आता है। 2, 3, 4 में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन हुए, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप कोई एक या 2 चैप्टर ऑप्शन में भी रखोगे कि चलो मैं इनके लेटर्स का या इन चीजों का प्रैक्टिस ना करूं तो भी ठीक है। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है या कौन सा हार्ड लग रहा है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन में भी रख सकते हो। 5 लेटर आपको लिखना है ना परफेक्टली, तो उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। चैप्टर 1 में से बैंक के अगर इजी लगते हो तो वैसे लिखो। चैप्टर 2 के 2 लेटर्स कर लो, 2 वो हो जाएंगे। चैप्टर 3 में भी लेटर, नोटिस, सर्कुलर, अगर आपको ये हार्ड लगता हो तो इंश्योरेंस के 2 कर लो। 2 इंश्योरेंस के, 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, 4 लेटर हो गए। एक यहाँ बैंक का कर लो या एक रिपोर्ट राइटिंग का कर लो। अगर रिपोर्ट राइटिंग हार्ड लगती हो तो बैंक का लेटर लिख लो। तो बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस, ये 3 चैप्टर की भी अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो 5 लेटर आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं तो सभी समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सबका ही फॉर्मेट बता रहा हूँ और शॉर्ट रिवीजन बता रहा हूँ। पूरे पूरे लेटर्स तो अभी एक्सप्लेन नहीं होंगे, तो शॉर्ट में समझा रहा हूँ। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको कोई चैप्टर ऑप्शन में रखना हो तो आप ऑप्शन में रख सकते हो। ठीक, बराबर। तो चलो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस से। मतलब कि बैंक रिलेटेड अगर कोई भी लेटर्स लिखने हैं, ठीक है ना, अगर बैंक के साथ कोई भी कन्वर्जेशन करनी है, कोई भी बातचीत करनी है, तो उसके रिलेटेड आप कैसे लेटर्स लिखोगे, उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ लिखा भी है। भाई बैंक रिलेटेड अगर लेटर्स लिखने हो ना, तो उसमें टॉपिक्स कोई भी आता है ना। सपोज कोई स्कीम चल रही है और बैंक से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ऐसे टॉपिक्स आते हैं। होता है ना कि चलो भाई कोई भी अगर स्कीम हो, मुझे नया लॉकर अगर खुलवाना है, बैंक में लॉकर खुलवाना है, या बैंक में नई जनधन योजना शुरू हुई है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लेटर्स आते हैं। ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन लेटर। सेकंड आता है कि किसी के बारे में आपको कोई कंप्लेंट करनी हो कि कोई ये चीज ठीक नहीं हुई, या फिर आपके एम्प्लॉय ने बरोबर बिहेवियर नहीं किया, या कोई भी कंप्लेंट रिलेटेड अगर कोई लेटर हो, या फिर कोई नया अकाउंट खुलवाना हो, कोई नई फैसिलिटी स्टार्ट ही करनी हो, उसके लेटर्स भी आते हैं। बरोबर ना, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाई खाली इन्फॉर्मेशन लेनी है, भाई शुरू ही कर देना है, नहीं, तो उसके बारे में भी आता है। या फिर अकाउंट बंद करवाना है वो, या कोई चीज गुम हो गई हो, क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, डेबिट कार्ड गुम हो गया, या चेक बुक जो है वो कोई गुम हो गई, कोई चेक हमने किसी को दिया था लेकिन गुम हो गया है तो वो चेक कैंसिल करवाना है। तो ऐसे कोई भी तरह के लेटर्स हो तो वो सभी लेटर्स वो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर्स कहलाना है। बैंक से कुछ भी अगर बातचीत करनी हो, तो बैंक से बातचीत करनी हो ना, तो उसके लिए ऐसा एक आपका फॉर्मेट बनता है। मैंने एक शॉर्ट फॉर्मेट बनाया है, बरोबर। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ये ऊपर नहीं लिखते हैं, मैंने खाली टॉपिक लिखा है, ऊपर कुछ भी नहीं। यहाँ से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपका फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर,
ठीक है ना, फोन और मोबाइल, अगर खाली फोन नंबर या खाली मोबाइल नंबर एक ही कोई लिखना हो तो भी ठीक है, और ऐसे बॉक्स मत बनाना, ये तो मैंने खाली हाईलाइट करने के लिए बनाया है। लेफ्ट साइड पे फोन और मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसी लाइन में यहाँ पर ओन एड्रेस, अपनी एड्रेस लिखी जाती है। अगर आपको लेटर में एड्रेस दी गई है तो वो लिखना, मोबाइल नंबर भी दिया हो तो लिखना, नहीं तो एक्स वाई जेड या एक्स 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 करके, कैसे कि भाई इसमें सब एक्स एक्स करके और आखिरी के 2 या 3 डिजिट कोई भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अपना नाम, अपने कोई भी एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, ये चीजें पेपर में नहीं लिखनी है, कोई भी लेटर्स में क्यों ना हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन ही है कि भाई ये एक्स वाई जेड ये पर्सन है, वो एबीसी इस पर्सन को लेटर लिख रहा है, ठीक है, तो अगर उस पर्सन का नाम उसमें दिया हुआ है तो आपको लेटर में लिखना है, नहीं तो नहीं। अब लकीली वो पर्सन का नाम आपका ही नाम हुआ तो वो लिख देना भले अपना नाम, ठीक है ना कि अगर वो आपका ही नाम है, कि अगर कोई भी नाम उसमें दिया हुआ है कि भाई ये पर्सन लिख रहा है और वो आप ही का ही नाम है तो लिखना भले अपना नाम, नहीं तो अपना नाम कभी नहीं लिखना। तो यहाँ फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर, हर लेटर, कोई भी बैंक का लेटर लिख रहे हो यहाँ फोन और मोबाइल नंबर लिखते हैं, यहाँ पर अपना एड्रेस, मतलब एड्रेस में पहले नेम लिखेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, सिटी का नेम, पिन कोड और नीचे डेट, ठीक है, जो भी एड्रेस हो, कि यहाँ पे अपना नाम पूरा, फिर उसके नीचे पूरा एड्रेस जो हम लिखते हैं, कुछ ना हो एक्स वाई जेड करके, कि भाई फिर आखिरी में सिटी का नेम, कि भाई सूरत सिटी, और जो भी पिन कोड हो वो पिन कोड, और नीचे डेट। ये दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए, फोन और ओन एड्रेस, ये एक ही लाइन में, बॉक्स नहीं करना है, खाली वो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। यहाँ पर जिसको आप लिख रहे हो, जिस बैंक को आप लिख रहे हो, उस बैंक का एड्रेस यहाँ पर, ठीक है ना, बैंक का एड्रेस, और जिसको लिख रहे हो, कोई पर्सन को लिख रहे हो, उसका डेजिग्नेशन। जनरली हम बैंक में बैंक के मैनेजर को ही लेटर लिखते हैं, तो बैंक के मैनेजर यहाँ पे लिखते हैं कि मैनेजर टू, लिखते हैं टू द मैनेजर, फिर नीचे बैंक का नेम के टू द मैनेजर एसबीआई बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीचे उसका शॉर्ट एड्रेस। भाई अगर सपोज सूरत के अड़ाजन एरिया में है तो अड़ाजन सूरत, और नीचे पिन कोड, बस, यहाँ डेट वगैरह नहीं, डेट यहाँ पे, समझा ना। यहाँ पे लिखेंगे द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अड़ाजन सूरत और पिन कोड, बस इतना इसमें लिखना है ये बॉक्स में। फिर उसके बाद की लाइन में एक लाइन छोड़कर यहाँ सब्जेक्ट, कि जिस टॉपिक के ऊपर आपको लेटर लिखना हो। फिर सपोज क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, उसके बारे में लिखना है लेटर, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड, शॉर्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट। आपको कोई अगर स्कीम की इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज आपको बैंक में लॉकर खुलवाना है, लॉकर फैसिलिटी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट लॉकर फैसिलिटी। आपको अकाउंट बंद करवाना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्लोज द करंट अकाउंट। जो भी आपका टॉपिक हो वो टॉपिक को शॉर्ट में यहाँ लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करेंगे सैल्यूटेशन से, बाय रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पूरा लेटर लिखना है। अच्छा, पूरे लेटर में क्या होना चाहिए, तो पूरे लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा आपके इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वहां पे होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर, कौन सा बैंक अकाउंट है उसका टाइप, और ड्यूरेशन, कितने टाइम से आपका अकाउंट चल रहा है, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन पहले जरूर लिखते हैं। पहला पैराग्राफ हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, कि सपोज आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, उसके बारे में आपको लेटर लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहला पैराग्राफ रिस्पेक्टेड सर, फिर पहला पैराग्राफ वही आएगा कि भाई मेरा नाम ये है, जिसमें आप तो एक्स वाई जेड लिखोगे, मेरा नाम ये है कि मेरा आपकी बैंक में इस अकाउंट नंबर से अकाउंट चल रहा है, या फिर मेरा अकाउंट नंबर ये है जो आपकी बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के फॉर्म में है, बराबर ना भाई, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, और भाई मैं पिछले इतने सालों से आपके साथ वर्क कर रहा हूँ या आपके साथ कनेक्शन में हूँ, ठीक है। पहला पैराग्राफ वो होना चाहिए, सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं पहले पैराग्राफ में। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ जैसा हो, जैसा टॉपिक हो, शॉर्ट में अगर खत्म हो रहा है तो सेकंड थर्ड पैराग्राफ ही, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो तो सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में मेन कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, मेन जिसके बारे में लिखना है। सपोज अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया या डेबिट कार्ड गुम हो गया या कोई चेक गुम हो गया, उसके बारे में लेटर लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ना लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड। यहाँ पहले अपनी सब इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है जो आपकी बैंक में है, जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के फॉर्म में चल रहा है, और इतने टाइम से मैं आपके बैंक के साथ कनेक्शन में हूँ, ठीक है ना, यहाँ इतने टाइम से मेरा अकाउंट बैंक में है, बराबर, ये लिखेंगे। फिर नीचे के पैराग्राफ में शुरू करेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अगर गुम हो गया है तो कैसे गुम हुआ, वो पूरी स्टोरी बताएंगे,
मतलब कि वो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि सपोज हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई कल मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे गया था, कोई भी जगह हो, कि सपोज मैं कल अपनी फैमिली के साथ कोई मॉल में गया था, वहाँ मॉल में परचेस करते वक्त मेरे वॉलेट में बाकी सब चीज़ों के साथ आपका क्रेडिट कार्ड भी था। आपका मतलब भाई मेरा ही क्रेडिट कार्ड उसमें था, बरोबर ना, बाकी सब चीज़ों के साथ क्रेडिट कार्ड भी था। भाई मैं वहाँ पर वर्क कुछ पेमेंट के लिए वॉलेट निकाला था, पर गलती से वो वॉलेट वहीं रह गया है और अब वो वॉलेट नहीं मिल रहा है, जिसमें बाकी सब चीज़ों के साथ साथ आपका क्रेडिट कार्ड भी गुम हो गया है। तो वो क्रेडिट कार्ड का कोई मिस यूज ना करे, इसके लिए मुझे वो क्रेडिट कार्ड तुरंत बंद करवाना है, बरोबर। ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है तो ऐसी चीजें होनी चाहिए ना उसमें, बरोबर ना। आपको अकाउंट बंद करवाना है तो भी वैसे ही लिखोगे कि पहले अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, टाइप, ड्यूरेशन वो तो लिखोगे, फिर उसमें लिखोगे कि भाई मैं इतने सालों से आपके बैंक में काम कर रहा हूँ। बैंक के साथ काम करो ना, पहले पहले ये पैराग्राफ और दूसरा शुरू करो तो उसमें बैंक की पहले थोड़ी सी तारीफ लिख दिया करो, तो वो बहुत बेटर रहता है। कि सपोज आपका अकाउंट भी बंद करवाना है तो भी आप लिखो कि भाई मैं आपके साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, आपकी हर सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छी तरह से हर चीज में मेरे साथ कोऑपरेट करते हो, कि आपकी बैंक में से अकाउंट बंद करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरा ट्रांसफर दूसरे सिटी में हो रहा है जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पर बैंक के साथ वर्क नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मुझे ये अकाउंट बंद करवाना है। तो उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हो वो लीगल फॉर्मेलिटीज आप मुझे बताएं, बरोबर। तो ऐसे लिखेंगे ना, ये नॉर्मल बैंक के साथ जो भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बना के लिखेंगे। सिंपल याद रखते हैं, फॉर्मेट वाइज अगर चलोगे तो पहला पैराग्राफ ये होना चाहिए सैल्यूटेशन के बाद, फिर आप मेन कॉन्टेक्स्ट लिखो जो भी आपका टॉपिक हो। वो तो आप जो आप टेक्स्ट बुक के लेटर्स है ना, वो एक दो लेटर्स आप रीड करोगे ना, माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे लिखना है। सिर्फ ये चीज, ये जो पहला पैराग्राफ है वो किस में नहीं आएगा, जब आपको नया अकाउंट खुलवाना है तो ये खाली टॉपिक नहीं आएगा। उसके अलावा हर लेटर में पहला पैराग्राफ सेम लिखना है। क्योंकि सपोज अगर आपको नया अकाउंट खुलवाना है तो नया अकाउंट में तो ये नहीं लिखेंगे कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, इतने टाइम से चल रहा है, कैसे, मुझे नया अकाउंट खुलवाना है। तो पहले पैराग्राफ में खाली अपनी इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी में इस एरिया में रहता हूँ, ये काम करता हूँ, ठीक है, जो भी काम हो, कि भाई सपोज एज ए टीचर मैं वर्क करता हूँ, भाई मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में या मेरे नेबर्स में बहुत सारे लोग आपके बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और सबका आपकी ही बैंक में अकाउंट है और हर कोई आपकी बैंक की बहुत तारीफ करता है, जिसकी वजह से मुझे भी अपना नया अकाउंट खुलवाना है, जो मेरी इच्छा है मैं आपकी ही बैंक से स्टार्ट करूं, बराबर ना। बैंक के साथ बैंक की तारीफ जरूर होनी चाहिए उसके लेटर में, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे लिखेंगे, ये ध्यान रखें पहला पैराग्राफ उसमें नहीं, ये उसमें नहीं आएगा जब आपको नया अकाउंट ही खुलवाना है, बाकी सब में ये सेम, फिर मेन कॉन्टेस्ट जैसा हो। आखिरी में थैंक यू, यहाँ पर योर्स फेथफुली अपना नाम और साइन, ठीक है ना, एक्स वाई जेड करके, अपने रियल साइन मत कर देना वहां पे, एक्स वाई जेड और साइन कर देंगे वहां पे। और यहाँ पर एनक्लोजर अगर जरूरी है तो ये जो योर्स फेथफुली लिखा उसके एक लाइन नीचे यहाँ पे लिखेंगे एनक्लोजर। एनक्लोजर में आता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच किए हैं तो फिर लिखेंगे उसमें, बरोबर ना। अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच हैं, सपोज आपको नया अकाउंट ही खुलवाना है तो नया अकाउंट खुलवाने के लिए आपने सब डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट ये सब है मेरे, बरोबर ना, ये सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, भाई इन सब के डॉक्यूमेंट की जेरोक्स यहाँ पे अटैच है। तो एनक्लोजर करके 1 2 3 करके लिखते हैं, नंबर 1 जेरोक्स ऑफ माई आधार कार्ड, नंबर 2 जेरोक्स ऑफ माई पैन कार्ड, नंबर 3 जेरोक्स ऑफ माई रेसिडेंशियल प्रूफ, जो भी हो वो 1 2 3 करके एनक्लोजर लिखते हैं अगर जरूर है तो। बैंक के साथ आप ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लेनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सपोज भाई मुझे लॉकर फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन दो, तो उसमें एनक्लोजर नहीं आएगा, आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आप तो खाली माहिती ले रहे हो उससे। अरे ना बात ध्यान। तो सिंपल याद रखो, जो आपके पहले चैप्टर के लेटर्स आएंगे, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप एक एक बार चैप्टर के लेटर्स जरूर रीड करना, सब में फॉर्मेट देखना, ये ऐसा ही सिंपल फॉर्मेट रहेगा। तो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर्स वैसे रहेंगे, सबके लिए ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, ठीक है ना। 5 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। फिर सेकंड चैप्टर के देखते हैं, अब फर्स्ट का देखा ना, वैसे ही सेकंड के देखते हैं कि गवर्नमेंट के साथ किस तरह से वर्क करते हैं हम। तो सेकंड चैप्टर के जैसे लेटर्स है ना कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस या लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें किसी के भी साथ अगर लेटर्स लिखने हो तो उसमें कैसे फॉर्मेट बनाना है, देखो उसका फॉर्मेट भी सेम ही है,
जैसे हम लोग बैंक के साथ फॉर्मेट लिखते हैं या लेटर्स का फॉर्मेट लिखते हैं, वैसे ही इनमें भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ खाली एक चीज वैसे रहेगी कि जब हम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं या कोई भी पब्लिक सर्विस के साथ बात कर रहे हैं, कोई भी होता है ना भाई, गवर्नमेंट सपोज म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, या पब्लिक सर्विस में सपोज अगर हम लोग रोड सर्विस के लिए लिख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, या फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम के लिए अगर लिख रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, तो सिर्फ आप लेटर लिख किसको रहे हो ना, वो आपके माइंड में खास रहना चाहिए। ठीक है, सब में हमेशा खाली यही नहीं, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि कुछ नहीं ध्यान आता तो बस टू द म्यूनसिपैलिटी, टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बस यही लिखते हैं खाली और कुछ ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे नहीं, आप कौन से डिपार्टमेंट को लिख रहे हो और उस डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहते हैं ना, ये चीज आप लोग खास याद रखना। बरोबर, आप चैप्टर में अगर याद रखो तो यही चीज याद रखना, बाकी लेटर तो आप नॉर्मली भी लिख लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चैप्टर के लिए ये बात खास याद रखना। सपोज अगर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और ट्रैफिक की प्रॉब्लम के लिए आपको किसी को लेटर लिखना है, तो आप किसको लिखोगे लेटर? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? नहीं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगी भाई? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम ही नहीं है ट्रैफिक को सॉल्व करना। उसमें लिखना पड़ेगा हमें ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, अगर स्टेट है तो गुजरात स्टेट ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, उसको लेटर लिखना पड़ेगा, उसके हेड को लिखना पड़ेगा, है ना भाई? सुपरिटेंडेंट का हो या फिर उसके हेड का हो, सीईओ का हो, कि टू द सीईओ ऑफ गुजरात स्टेट ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, फिर उसे लिखो लेटर, जो भी लिखना है। बराबर, अगर आपको फायर रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके साथ कुछ बात करनी है तो आप फायर डिपार्टमेंट को लिखोगे। स्कूल रिलेटेड अगर कुछ लिख रहे हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिखो, बरोबर ना? हाँ, रोड की साफ सफाई या और कोई चीज के लिए बात करनी हो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखो। अब किसके साथ कैसी बात करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का नाम लिखना या पब्लिक सर्विस का नाम लिखना, वो इसमें मेन है खाली। बाकी लेटर लिखना सिंपल है, इसके फॉर्मेट में भी अगर कहें तो वैसे ही लिखा जाता है, यहाँ पर फोन नंबर या मोबाइल नंबर, ठीक है ना, यहाँ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे वैसे ही ओन एड्रेस और डेट, जैसे आप बैंक में लिखते हो उसी तरह से अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे डेट आखिरी में। फिर इस तरफ एड्रेस लिखी जाती है जिस भी आप डिपार्टमेंट, सर्विस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो उसको। सपोज अगर पब्लिक सर्विस नहीं, कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन को ही लिख रहे हो कि आपके एरिया में कोई एनजीओ है, उस एनजीओ रिलेटेड आपको कोई बातचीत करनी है, उससे बात करनी है, तो यहाँ पे उसका नाम और उसके कोई हेड को लिख रहे हो तो उस डेजिग्नेशन को लिखेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। जब आप लेटर्स रीड करो, एक एक बार लेटर रीड जरूर करना भाई, खाली ये फॉर्मेट देख के मत चले जाना, एक एक बार ऊपर ऊपर से ही लेटर रीड जरूर करना, फिर भले ओन वर्ड्स में लिखना आप। तो लेटर रीड करो, जो भी आपके टेक्स्ट बुक पे दिए हुए वही उसी में से ही आएगा। तो टेक्स्ट बुक के जो भी लेटर्स हैं उसमें आप खाली रीड करो, तो उस रीडिंग में ये खाली ध्यान देना कि डेजिग्नेशन और एड्रेस किसका लिखा हुआ है, सेकंड चैप्टर के लिए खास। यहाँ बैंक में तो बैंक ही होती है, ठीक है ना, वहाँ बैंक में तो डेजिग्नेशन मैनेजर को ही लिखते हैं, मैनेजर और नीचे बैंक का नाम और एड्रेस, यहाँ अलग अलग आते हैं। अरे बात समझ में? तो ऐसे समझना। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन, एड्रेस, फिर यहाँ सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर आता है, कि आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी ये लेटर्स लिखे जाते हैं, या कोई कंप्लेंट करनी है तो भी लेटर्स लिखे जाते हैं। कितनी बार थैंक यू कहने के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं, हाँ कितनी बार, हमेशा तो बोलते ही नहीं है हम, पर थैंक यू लेटर्स भी लिखे जाते हैं कि चलो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने या इस डिपार्टमेंट ने, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू। ठीक है ना, ऐसे लेटर्स भी आते हैं। तो जो भी हो वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, बराबर। अब सपोज अगर कोई लेटर लिख रहे हैं कि अगर कोई एक संस्था है, सपोज अगर भाई हमारी संस्था चल रही है और हमारी संस्था ने कोई एक प्रोग्राम किया है, ठीक है, सपोज अगर इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन मंदिर है ना, इस्कॉन मंदिर है, उनकी संस्था है और उन्होंने उनको जगन्नाथ यात्रा निकालनी है कि नहीं? सिटी में जगन्नाथ यात्रा निकलती है। अब जगन्नाथ यात्रा इतनी बड़ी जो है वो यात्रा निकल रही है, तो उसके लिए परमिशन मांगते हैं। परमिशन अलग अलग होती है। सपोज हम लोग यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं फायर डिपार्टमेंट से, ठीक है ना, ऐसे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी परमिशन मांगनी पड़ेगी, रोड सर्विस से भी परमिशन मांगनी पड़ेगी कि रोड हम ब्लॉक करवाएंगे, सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, जो स्कॉन संस्था है वो सबसे परमिशन लेती है। पर सपोज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जगन्नाथ यात्रा निकलेगी और उसके लिए फायर डिपार्टमेंट से सर्विस की डिमांड करनी है। कौन सी सर्विस? तो भाई इतनी भारी पब्लिक में भीड़ आए, मतलब इतनी भारी मात्रा में वहां पर पब्लिक आएगी, भीड़ आएगी, तो ऐसी भीड़ में अगर कुछ हो न जाए तो सेफ्टी के लिए फायर सर्विस वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए तुरंत।
ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा तो करवा दें। इतनी बड़ी भीड़ आती है, कहीं पे कुछ भी हो गया तो उस वक्त थोड़ी फायर सर्विस इतनी दूर से भीड़ में आएगी, भाई वो हमारे साथ ही रहे, उसके लिए उनको एक लेटर लिखना होगा, भाई सर्विस की डिमांड है, बराबर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे, यहाँ पे सपोज हमारी एड्रेस, जो संस्था है उस संस्था की एड्रेस, भाई स्कॉन टेम्पल, जो भी एरिया हो, जो भी सिटी हो, और नीचे उसकी डेट, ठीक है। और यहाँ पर डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखेंगे। वहां पर डेजिग्नेशन किसको लिख रहे हो, तो भाई अगर आप फायर डिपार्टमेंट में लिख रहे हो तो फायर डिपार्टमेंट के जो भी हेड हो उसको लिखना, ध्यान है तो सीईओ लिखो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फायर डिपार्टमेंट रांदे रोड सूरत, जो भी लिखो, या आड़ा जन सूरत, मतलब जो आपका एरिया हो वैसे। डेजिग्नेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एड्रेस लिखेंगे कि भाई फायर डिपार्टमेंट ऑफ जो एरिया, जो सिटी, बस वहां पे वो एड्रेस में। फिर नीचे सब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस ऑफ फायर या रिक्वेस्ट फॉर फायर सर्विस, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट में। फिर वहां से शुरू करेंगे कि रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पे जब आप लेटर लिखोगे, कोई भी इसमें से किसी का भी आप लेटर लिखो, तो लेटर लिखते वक्त पहले पैराग्राफ में हमेशा ओन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, खुद की इंफॉर्मेशन। आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन ये पहले पैराग्राफ में होनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन हो, फिर मेन कॉन्टेक्स्ट जैसे हम बैंक में लिखते थे उसी तरह से ही, और फिर नीचे थैंक यू लिखकर योर्स फेथफुली, ठीक है ना। लेटर वैसे ही लिखना है। सपोज अगर वही आपको फायर सर्विस चाहिए तो पहले ओन इन्फॉर्मेशन, आप खुद आपका नाम बताओ, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन बताओ कि भाई मैं ये हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ कि स्कॉन टेम्पल, इस एरिया का स्कॉन टेम्पल है और वहाँ पर मैं हेड हूँ, जो भी एक्स वाई जेड आप नाम लिखो। और भाई मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ इस वजह से, यहाँ कहो कि हमारा टेम्पल इस जगह पर इतने सालों से है, हम हर साल जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं, इस साल भी इस डेट को जगन्नाथ की यात्रा होगी। फिर वहां से मेन लेटर शुरू करो कि जब भी जगन्नाथ, जितना डिटेल में लिखो ना उतना ज्यादा बेटर है। 5 मार्क का लेटर है आपका, तो 5 मार्क के लेटर में आपका करीबन 1 पेज जितना, जो आपकी मेन बोर्ड की सप्लीमेंट्री आती है, 1 पेज जितना लेटर होना चाहिए। तो पहले में ओन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ना कि भाई हमारा मंदिर यहाँ पे, हमारी संस्था यहाँ पे है और इतने सालों से हमारी संस्था चल रही है यहाँ पर। और उसके बाद अब हर साल हम लोग जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं, इस साल भी इस तारीख को ये जगन्नाथ की यात्रा होगी, ठीक है। और फिर नीचे पूरा लिखेंगे कि जब भी ये यात्रा होती है तो हम इस एरिया से इस एरिया तक यात्रा निकालते हैं, उसमें इतनी पब्लिक आती है, हम भाई इस तरह से वहां पर पूजा पाठ करते हैं, इस तरह से सेलिब्रेशन होता है, और इतनी पब्लिक आती है तो भाई हमने यहाँ यहाँ से सबसे परमिशन ले रखी है। अब एक आप फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है कि इतनी पब्लिक में अगर कुछ हो जाए तो आपकी सर्विस वहां पर तुरंत ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये मेन कॉन्टेक्स्ट आएगा उसमें। फिर नीचे थैंक यू और योर्स फेथफुली, नीचे एक्स वाई जेड अपना नाम और साइन। समझ आई बात है, ठीक है ना। वैसे अगर सपोज आप ऐसा कोई लेटर लिख रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है भी एक ऐसा लेटर कि अब कोई स्कूल है, वो स्कूल के आसपास अगर वो पान गुटखा और ऐसे सब जो है वो स्टॉल चल रहे हैं, वो स्टॉल को बंद करवाने के लिए आपको कंप्लेंट लिखनी है, तो उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखो, म्यूनसिपालिटी को लिखो, ठीक है ना, वैसे लिखें। तो वहां पे उनका डेजिग्नेशन हेड लिखेंगे, या तो फिर आप सपोज अगर सिटी के कमिश्नर को लिख रहे हो या सिटी के मेयर को लिख रहे हो तो सीधा वो लिखो, मेयर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी सिटी का नेम हो वैसा, बरोबर। वहां पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वहां पे लिखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ दिस स्टॉल्स, जो भी उसमें लिखा, आपके ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ ही होगा कि पान गुटखा, भाई रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ पान गुटखा स्टोर्स, यहाँ जो भी उसमें लिखा हुआ हो नाम। सब्जेक्ट फिर रिस्पेक्टेड सर करके अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, बरोबर ना, अपनी इंफॉर्मेशन, आपका नाम बताओ, फिर वैसे लिखो कि भाई मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, भाई वहाँ के स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ स्कूल के आसपास ये सब चीजें चलती है जिसकी वजह से जिस तरह से लोग वहां पर खड़े रहते हैं उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत गलत पड़ रहा है, ठीक है ना। कई बच्चों को ऐसा खराब आदत न लगे और स्कूल के का भी माहौल खराब ना हो, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल के आसपास इतने एरिया में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज आप इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें और तुरंत इसका सॉल्यूशन करें, बराबर। थैंक यू नीचे वो लिखा जाए। समझ आ रहा है ना, ऐसे लेटर्स लिखेंगे ना, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बात करनी हो पहले अपनी इंफॉर्मेशन दो, फिर थोड़ी सी जिस भी चीज के लिए आप बात करो थोड़ी सी उसकी तारीफ, वो जरूर लेटर का ये
मेन मुद्दा होता है कि थोड़ी सी तारीफ उसमें होनी चाहिए सामने वाले की, वो तारीफ हो जाए, उसके बाद मेन कॉन्टेस्ट बताओ, और आखिरी में ये जरूर लिखो कि भाई मैं इच्छा रखता हूँ कि आप ये बात को जल्दी से ध्यान में रखेंगे और जल्दी से इसका सॉल्यूशन लाएंगे। आई बात ध्यान, बराबर। तो ये ध्यान में रखना भाई कि सेकंड चैप्टर में 2 लेटर्स आपके आएंगे, ज्यादातर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आता है और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सर्विस का आता है। तो जैसा भी लेटर आए उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट माइंड में रखना। 5 मार्क का लेटर है, आप फॉर्मेट के हिसाब से भी आधी इन्फॉर्मेशन भी लिखो तो आपके 3 से 4 मार्क तो पक्के मिल जाते हैं। और प्रॉपर लैंग्वेज में प्रॉपर ऐसे स्टेप्स के साथ अगर आपने पूरा लिखा है तो 5 में से 5 100% मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलो सेकंड चैप्टर में देखा ना, अब ऐसे ही थर्ड चैप्टर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। उसमें लेटर, नोटिस, सर्कुलर, मेमो, सबके बारे में एक एक टॉपिक बता रहा हूँ। फिर थर्ड चैप्टर के लिए जैसे इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस आता है, मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में, अपनी ही कंपनी, अपने ही बिजनेस में अगर किसी को लेटर लिखना हो तो फिर कैसे लिखता है उसके रिगार्डिंग ये, उसमें लेटर लिखा जाता है, नोटिस लिखा जाता है, सर्कुलर, मेमो, सबका एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे पहले बेसिक अगर लेटर लिखना हो कोई भी एम्प्लॉय को, लेटर ज्यादातर लिखा जाएगा एम्प्लॉय को ही, ठीक है ना। अगर सबको एक साथ लिखना है तो वो लेटर नहीं होगा, या तो वो फिर नोटिस, सर्कुलर या मेमो बनेगा, ठीक है ना। लेटर ज्यादातर कोई एक ही एम्प्लॉय को लिखा जाता है। जैसे होता है ना कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है तो उसके लिए, डिमोशन के लिए तो नोटिस हो जाता है, ठीक है ना। प्रमोशन देना है तो उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हुआ लेटर लिखा जाता है। या फिर अगर कोई एम्प्लॉय की एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो, या फिर एम्प्लॉय के लिए अगर कोई स्पेशल एग्जामिनेशन रखी हो, कोई स्पेशल एक्टिविटी रखी हुई है, उसके रिगार्डिंग लेटर लिखना हो तो वो सब लेटर्स आते हैं। अच्छा, जब अब ये ऐसे लेटर्स लिखो ना इंटर डिपार्टमेंटल, तो उसमें सबसे पहले ऊपर अपनी ही कंपनी या फर्म का नेम लिखते हैं, क्योंकि अपनी ही कंपनी के अंदर वो लेटर चल रहा है ना, ठीक है ना, बाहर किसी को लेटर नहीं भेजना है, ये इंटरनल लेटर्स ही हैं। तो सबसे पहले ऊपर अपनी कंपनी का ही नाम होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो मेन हेड पर्सन हो वो, हम तो वैसे भी XYZ ही लिखते हैं, बराबर ना। जो ये लेटर लिख रहा हो उसका फोन और मोबाइल नंबर वहां लिखा जाता है। यहाँ पर ओन एड्रेस में कंपनी का नाम फिर से नहीं लिखते, कंपनी का नाम यहाँ हो गया, ठीक है। सपोज अगर टाटा कंपनी हो तो ऊपर टाटा कंपनी, यहाँ पे खाली एड्रेस, उस ब्रांच की एड्रेस जहां ये लेटर लिखा जा रहा है, बराबर ना। कि सपोज अगर खाली अड़ाजन सूरत है तो वैसे ही खाली अड़ाजन सूरत, फिर यहाँ डेट, ठीक है। कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं, कंपनी का नाम ऊपर हो गया, यहाँ खाली शॉर्ट एड्रेस और डेट। यहाँ पे डेजिग्नेशन और नेम, डेजिग्नेशन और नेम जिस एम्प्लॉय को आप लिख रहे हो, सपोज कोई भी अगर एम्प्लॉय हो XYZ, ब्रैकेट में लिखते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, क्या XYZ ये एम्प्लॉय का नाम है और वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। अगर ऊपर नाम दिया गया हो क्वेश्चन में तो वो नाम लिखना, नहीं दिया गया है तो XYZ करके लिखेंगे, ठीक है ना, कि उसका नाम और फिर उसकी शॉर्ट एड्रेस, एड्रेस में यही कंपनी का नाम रिपीट किया जाएगा, क्योंकि एड्रेस भी तो वही है ना, उसी कंपनी में ही इंटर डिपार्टमेंटल ही तो चल रहा है ना, ठीक है ना। एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही बिजनेस के अंदर तो वो काम हो रहा है, तो यहाँ पर एड्रेस भी फिर से इसी कंपनी का नाम लिखा जाएगा। फिर सपोज XYZ सेल्स डिपार्टमेंट, और फिर से लिखा जाएगा वो टाटा कंपनी अड़ाजन सूरत, ठीक है ना। जो यहाँ एड्रेस वही यहाँ पर भी एड्रेस सेम ही रहेगा उसमें। फिर यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भले आप लिखो कि प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रमोशन करके जो भी सब्जेक्ट में आता हो वो सब्जेक्ट यहाँ पर, यहाँ सैल्यूटेशन नहीं लगाओगे तो गलत नहीं है, लेकिन ऐसे में सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं होगी। सैल्यूटेशन में हम जनरली रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या ऐसे लिखते हैं। अब तो ये बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को लिख रहा है अगर, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड डियर करके लिखे, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूटेशन हो तो भी ठीक है, अगर ना लिखो इसमें तो कंपलसरी नहीं है, बराबर। प्रैक्टिकली जब अपने ही बिजनेस के अंदर होता है तो उसमें सैल्यूटेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सैल्यूटेशन नहीं लिखा जाता, पहले मेन ही डायरेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के मेन, अच्छा मेन में भी वैसे ही कि पहले बेसिक इंफॉर्मेशन बताओ, फिर मेन कॉन्टेक्स्ट लिखो, और फिर आखिर में थैंक यू, बराबर ना। कि भाई पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें दे दो। बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे, सपोज अगर आप लेटर लिख रहे हो एम्प्लॉय को कि उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है, तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉय की कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप इस डिपार्टमेंट में इतने साल से काम कर रहे हो, जब मैंने आपको इस पोस्ट पे नौकरी दी थी तभी मुझे पता था कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, ठीक है ना भाई, तभी मुझे आपकी कैपेसिटी, आपके पोटेंशियल के बारे में पता था,
ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, सामने वाले की तारीफ करते हुए। फिर मेन कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि आपके पोटेंशियल मुझे हमेशा से पता था, जिसी वजह से कि मैं उस बात पे सही उतरा कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपना वर्क किया, और हमारा जो टारगेट था उस टारगेट से बहुत अच्छा काम किया है आपने, जिसकी वजह से हमें भी इतना ही प्रॉफिट मिला, और उस प्रॉफिट में से हम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आपको इस पोस्ट से इस पोस्ट पे प्रमोशन दे रहे हैं, बरोबर ना। तो उस प्रमोशन के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये शॉर्ट लेटर ही रहेंगे, इसके लॉन्ग नहीं रहेंगे। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप जिसको भी दे रहे हो लेटर, तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो कौन से डिपार्टमेंट से है, कितने सालों से काम कर रहे हैं वहां पर, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर मेन बताते हैं कि भाई उसने कैसे कैसे क्या क्या काम किया है, अच्छी बात है बुरी बात है जो कुछ भी है वो मेन कॉन्टेस्ट, और आखिरी में थैंक यू, लास्ट में वही योर्स फेथफुली अपना नेम। ठीक है ना, ये बेसिक लेटर कि अगर इसमें हम लेटर लिख रहे हैं तो। फिर अगर नोटिस लिखना है तो नोटिस के लिए भी वैसा ही फॉर्मेट, खाली चेंजेस कहाँ पे होंगे वो ध्यान में रखना। अब नोटिस में जैसे ऊपर अपनी कंपनी का नाम रहेगा ही, फोन नंबर मोबाइल नंबर, वैसे ही यहाँ वही कंपनी का शॉर्ट एड्रेस, कंपनी का नाम आ गया, यहाँ खाली शॉर्ट एड्रेस और डेट। ठीक है, यहाँ पर खाली एक चेंज होगा नोटिस में, कि नोटिस आप किसको दे रहे हो। अगर कोई एक ही एम्प्लॉय को दे रहे हो तो जैसे हमने पहले लेटर में बताया वैसे ही यहाँ पर भी खाली उस एक एम्प्लॉय का नाम और डेजिग्नेशन। भाई एक ही एम्प्लॉय को अगर नोटिस देना है तो XYZ ब्रैकेट में सेल्स डिपार्टमेंट, भाई वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और यहाँ एड्रेस में उसी कंपनी का नाम, अगर एक एम्प्लॉय को है। अगर आप वो नोटिस भेज रहे हो सबको ही, भाई पूरी फर्म के लिए, पूरे सभी एम्प्लॉय के लिए है, तो डेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ, फिर एड्रेस में फिर से वही कंपनी का नाम, टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ टाटा कंपनी, भाई ये अड़ाजन सूरत, वहां पर पिन कोड नंबर जो भी हो उसमें। ठीक है, सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज होगा, जो नॉर्मल लेटर और नोटिस में हम लोग लिखते हैं कि डेजिग्नेशन एक का हो तो उसका ही नाम और उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, अगर सबको लिख रहे हो तो लिखते हैं टू ऑल एम्प्लॉयज, फिर उनका डेजिग्नेशन। समझ आ रही है बात, ये बदलेगा। फिर यहाँ सब्जेक्ट में लिखेंगे जो भी टॉपिक के ऊपर हो। अगर आप कोई एक कोई दे रहे हो कि सपोज कोई एक पर्सन जो है वो एब्सेंट रहा विदाउट एनी नोटिस, बराबर, उसका क्लैरिफिकेशन सामने वाले से मांगना है, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे कि डिमांड ऑफ क्लैरिफिकेशन फॉर एब्सेंस, कि वो एब्सेंस रहा कोई एक एम्प्लॉय, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन दो आप, वो सब्जेक्ट में लिखेंगे। सब्जेक्ट शॉर्ट ही होना चाहिए आपका, बराबर। अगर सभी एम्प्लॉय को लिख रहे हो कि भाई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, और कोई भी जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, और सबको नोटिस भेजनी है कि अब से अगर ऐसे काम नहीं हुआ तो भाई ये एक्शन लिया जाएगा, सबके लिए नोटिस है, बरोबर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में वैसे लिखेंगे कि वार्निंग, भाई फाइनल वार्निंग अबाउट न्यू रूल्स, ऐसे जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग स्मॉल सब्जेक्ट लिखेंगे। सैल्यूटेशन कुछ भी नहीं, फिर डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। सपोज अगर आप एक एम्प्लॉय को नोटिस भेज रहे हो, तो एम्प्लॉय के लिए वहां पे लिखेंगे पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे पहले बताया वैसे ही, तो उस एम्प्लॉय को नाम लिखेंगे कि भाई उसका XYZ नाम है, वो आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हो और इतने टाइम से आपका काम है, बरोबर। ये पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर मेन कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, भाई उसे नोटिस भेजना है कि भाई वो क्यों एब्सेंट था, बिना कुछ बताए हुए उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसमें हम लोग बताएंगे। फिर मेन कॉन्टेक्स्ट में उसमें लिखेंगे कि भाई आप इस तारीख को एब्सेंट थे, और हमारे कंपनी का रूल है, हाँ नोटिस में ये चीज खास बताते हैं कि कंपनी का रूल क्या है, कंपनी का रूल खास बताया करो। भाई सपोज सामने वाला एब्सेंट है तो उसमें लिखेंगे कि आप वो डेट लिखेंगे कि आप भाई फर्स्ट डेट को एब्सेंट थे, और हमारी कंपनी का रूल है कि कोई भी अगर कोई भी डेट को एब्सेंट हो रहा है तो उसे एक दिन या 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर आपको कोई सडन भी प्रॉब्लम है तो आप मेल कर सकते थे, भाई कोई सडनली अगर नहीं दे पा रहा है 1-2 दिन पहले, सडनली कोई इश्यू आ गया और नहीं आ पा रहा है, तो आपको मेल करना चाहिए था। ठीक है ना, तो न आपका मेल आया है, न आपने कोई प्रायर नोटिस दिया है, न कोई अदर इंफॉर्मेशन हमें मिली है, तो आप एब्सेंट क्यों थे उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, ये नोटिस हुआ कि भाई बताओ क्लैरिफिकेशन क्या है। सभी एम्प्लॉयज को अगर नोटिस देना है तो सभी एम्प्लॉयज के लिए भी वैसे ही, कि यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबका ही बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे कि भाई हमारी कंपनी कंपनी में ना, क्या हमारी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और सब बहुत टाइम से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है ना,
उसको थैंक यू भी कह सकते हैं एम्प्लॉयज को कि आप सबका बहुत थैंक यू कि आपकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस पालना या रूल्स रेगुलेशंस मानना वो बिजनेस का प्रायर वर्क है, ठीक है ना, कि जिससे बिजनेस में डिसिप्लिन आता है, ये लिखेंगे ना ऐसी बात। और भाई हमने लास्ट मंथ में न्यू रूल्स बनाए थे, वो न्यू रूल्स काफी एम्प्लॉयज वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो ये एक फाइनल नोटिस है कि अगर अब से इस डेट के बाद, डेट का नेम डेट लिखेंगे वो, कि इस डेट के बाद अगर कोई भी एम्प्लॉय ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर ऐसी एक्शन ली जाएगी या उसकी सैलरी में से इतना डिडक्शन होगा, बरोबर ना, ये बात उसमें बताएंगे, ये नोटिस होगा। फिर आखिरी में वैसे ही थैंक यू और योर्स फेथफुली, वो अपना नाम XYZ और नीचे साइन, बरोबर। तो नोटिस देना है, नॉर्मल लेटर या नॉर्मल नोटिस लिखना हो तो इसी तरह से फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, खाली अंदर का कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना कि कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, ये जो बता रहा हूँ ना शॉर्ट में, उसे माइंड में रखना है भाई, किस तरह से लिखना है वो। नोटिस में फिर सर्कुलर और मेमो में थोड़ा सा चेंजेस होता है, अब समझो उसमें कैसे लिखना है हमें। अब अगर सर्कुलर लिखना है, सर्कुलर वो भी काइंड ऑफ नोटिस ही कहलाता है, नोटिस की तरह ही होता है। भाई सपोज कोई न्यू रूल्स आ रहे हैं, कोई नई जो है वो बातें आ रही है कंपनी के लिए और उसके रिगार्डिंग सबको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो सर्कुलर में आ जाता है, ठीक है ना। तो वो सर्कुलर, स्पेलिंग भी गलत लिखी है मैंने, तो सर्कुलर अगर लिखना हो तो उसके रिगार्डिंग इस तरह से रहता है फॉर्मेट। सर्कुलर के फॉर्मेट में ऊपर वैसे ही कंपनी का नेम, यहाँ पर उसकी शॉर्ट एड्रेस, जैसे पहले बताया सपोज टाटा कंपनी, यहाँ पर राजन सूरत और हमारी डेट, यहाँ पे फोन नंबर, मोबाइल, अगर ईमेल एड्रेस लिखना हो तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे वो सेकंड जिसको हम लिख रहे हैं वो नहीं लिखते, क्योंकि नॉर्मल सर्कुलर है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना। वो भले कंपनी के टॉप लेवल पे हो, मिडल लेवल पे हो के बॉटम लेवल पे हो, सबके लिए सेम सर्कुलर रहता है, इसलिए वहां पर कोई दूसरे पर्सन का टू करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ लेफ्ट साइड पे फोन नंबर, मोबाइल नंबर, राइट साइड पे कंपनी का नेम ऊपर आ गया मेन हेडिंग में, यहाँ पर ओन उसका शॉर्ट एड्रेस और डेट, फिर मेन सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट से शुरू। अब सर्कुलर कोई भी टॉपिक पे, सपोज कोई नए रूल्स आ रहे हैं, कोई जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए चेंजेस करने हैं, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए चेंजेस, भाई सपोज कि सूरत में मेट्रो ट्रेन बन रही है, तो मेट्रो ट्रेन के लिए जो कंपनी है वो कंपनी के बाहर ही रोड पे वर्क चल रहा है, तो जिसकी वजह से पार्किंग का इश्यू आ रहा है और कंपनी ने दूसरी साइड पे नई पार्किंग स्टार्ट की है, अब इसकी इंफॉर्मेशन सबको देनी है, ये सर्कुलर हो गया हमारा, बरोबर ना। तो इसके लिए क्या कि भाई सब्जेक्ट मेन लिखेंगे कि भाई किसके बारे में, तो सर्कुलर अबाउट पार्किंग इश्यू या पार्किंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखो, इश्यू लिखो, या फिर पार्किंग सॉल्यूशन, जो भी हो वो क्वेश्चन में टॉपिक होगा वो टॉपिक लिखेंगे सब्जेक्ट में वो, बराबर। सपोज यही है कि कंपनी के बाहर रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कोई भी चीज का, जिसकी वजह से पार्किंग जो पहले मेन रोड पे होती थी वो साइड में दूसरी जगह पर की गई है, ठीक है, उसके बारे में सबको सर्कुलर देना है, एक शॉर्ट एग्जांपल से बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट में वो लिखेंगे अबाउट पार्किंग इंफॉर्मेशन या पार्किंग इश्यू, पार्किंग सॉल्यूशन, जो भी लिखो आप। फिर यहाँ पे पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे, पहला पैराग्राफ लिखेंगे जिसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड सर्कुलर नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंपनी का नाम, एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो, और सर्कुलर नंबर लिखा जाता है खास, सर्कुलर नंबर कोई भी 3 या 5 डिजिट का सर्कुलर नंबर होता है, जो सर्कुलर पास किसने किया है वो लिखा जाता है यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में। जनरली होता है ना कंपनी में जो टॉप लेवल पे काम करने वाले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, मैनेजर हुए, ऑनर हुए, जो कोई भी हुआ उसमें लिखेंगे। भाई सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लास्ट मंडे मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में हमने ये बातें डिस्कस की और ये सर्कुलर को हमने पास किया, वो सर्कुलर नंबर लिखते कि सर्कुलर नंबर ये पास हुआ है और इस सर्कुलर में ये सब इंफॉर्मेशन है, बराबर। सपोज वही ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, तो भाई लास्ट मंडे को हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर, सीईओ, ऑनर, सब ने मिलकर ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए हमने डिस्कशन किया और उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर पास हुआ है, सर्कुलर का नंबर लिखते हैं कि ये नंबर का सर्कुलर पास हुआ है और उस सर्कुलर में पार्किंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग ये डिसीजन लिए गए हैं, तो आप सब इस बातों का ध्यान रखना, ठीक है, ये सर्कुलर में लिखा जाता है। और फिर मेन कॉन्टेक्स्ट में वो लिखेंगे कि भाई ये जो सर्कुलर पास हुआ उसमें कौन कौन सी बातें हैं, वो 1 2 3 4 करके लिखा जाता है, सर्कुलर में जो भी लिख रहे हो वो सब बातें लिखी जाती है, बरोबर। भाई सपोज लिखेंगे यही पार्किंग का इशू है, तो भाई पहले पार्किंग जो हमारी फ्रंट गेट पे होती थी उसकी जगह पर अब बैक गेट पे पार्किंग होगी, वो मेन लिखेंगे। भाई बैक गेट पर हमने इतना स्पेस किया हुआ है, उसको हमने कलर भी किया हुआ है,
तो जहां पर कलर किया हुआ वहीं पे ही सबको गाड़ी रखनी है, ठीक है ना। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे हमारे वॉचमैन अंकल बैठे हुए हैं, आप वॉचमैन अंकल से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। हाँ, सर्कुलर में हर छोटी छोटी बात लिखी जाती है कि भाई वहां पे वॉचमैन अंकल बैठे, ये तो मैं अंकल बोल रहा हूँ, वहाँ उसका नाम लिखा जाता है कि भाई वहां पर ये पर्सन एज अ वॉचमैन बैठे होंगे जो आपको इसके बारे में गाइड करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में बताएंगे कि भाई ये इतने टाइम के लिए रहेगा, सपोज 1 महीने के लिए वहां पर रहेगा, और 1 महीने बाद फिर से हम लोग अपनी जगह पर जैसे रेगुलर पार्किंग थी वैसे हो जाएगी। लिखेंगे ये भी कि भाई आप जब वहां पे पार्किंग करो तो ध्यान रखना कि हमारी वजह से और किसी को परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो जो जो बातें सर्कुलर में होती है वो सब बातें वो यहाँ पर 1 2 3 4 करके लिखी जाती है। और लास्ट में काइंड ऑफ वार्निंग लिखी जाती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ खाली काइंड ऑफ वार्निंग। लास्ट में फिर एक पैराग्राफ लिखा जाता है सर्कुलर में, जिसमें लिखा जाता है ऐसा कि देखो भाई हमने ये सब रूल्स बनाए हैं और भाई इस तारीख से ये सब रूल्स फॉलो करने हैं, और अगर किसी ने भी ये फॉलो नहीं किया है तो उसके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा। या भाई अगर पार्किंग इशू है कि आपने यहाँ वहाँ पार्किंग कर दी और गाड़ी को कोई भी तरह का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं रहेगी, ठीक है ना। ऐसे काइंड ऑफ वार्निंग वो बताया जाता है उसमें। और लास्ट में भाई योर्स फेथफुली, कंपनी का मेन जिसने भी लिखा हो, सीईओ हो जो भी हो, मतलब हम तो एक्स वाई जेड ही लिखेंगे, क्या एक्स वाई जेड और नीचे साइन, बराबर। तो जब भी सर्कुलर लिखो तो सर्कुलर के लिए ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो सर्कुलर में ये सब बातें होनी चाहिए, फोन नंबर, मोबाइल, यहाँ शॉर्ट एड्रेस, सब्जेक्ट, और उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन सर्कुलर नंबर के साथ मेन सर्कुलर में क्या क्या है वो, लास्ट एक पैराग्राफ, और थैंक यू वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, काइंड ऑफ वार्निंग, और लास्ट में योर्स फेथफुली लिखोगे। थैंक यू तो गलत नहीं है। अब स्टूडेंट छोटी छोटी बातों में टेंशन में, ये लिख दिया तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा हो जाए, कोई चिंता नहीं होती, कोई ऐसे बोर्ड में मार्क्स कट नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब खुद भी सोचो कि मेन कंपनी चल रही है, अगर उसने पूरा सर्कुलर लिख के नीचे थैंक यू लिख दिया तो उसके एम्प्लॉय क्या गुस्से करेंगे? हाँ, या वो एम्प्लॉय उसे कहेंगे कि आपको तो सर्कुलर लिखना भी नहीं आता। ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकल कंपनी में? नहीं होता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वैसा नहीं होता है छोटी छोटी चीजों का, तो ऐसी टेंशन मत लो। तो सर्कुलर कैसे लिखना है वो ध्यान में आ रहा है ना। अब मेमो का फॉर्मेट बता रहे हैं कि अगर किसी को मेमो देना है तो कैसे। अब जैसे मेमो की हम लोग बात करें तो भाई मेमो एक्चुअली क्या होता है, तो मेमो जो है कोई भी एक एक लेवल पे काम करने वाले पर्सन दूसरे लेवल पे काम करने वाले पर्सन के साथ कोई भी तरह की कम्युनिकेशन करता है, सिंगल कम्युनिकेशन और सिंपल कम्युनिकेशन, तो उसे मेमो कहते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी हो, टॉप लेवल पे कोई भी है मैनेजर वगैरह, वो कोई डिपार्टमेंटल हेड के साथ कुछ बात कर रहा है, या डिपार्टमेंटल हेड कुछ मैनेजर को कह रहा है, कोई भी तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पहुंचानी है डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए मेमो बनता है, बराबर ना। मेमो खाली वही नहीं, वो नोटिस ही नहीं होता है, या जैसे वो ट्रैफिक का मेमो बनता है कि बस ये मेमो हो गया कि ये चलान हो गया या ये चीज हो गया, उसके लिए नहीं। किसी को खाली कंप्लेंट करने के लिए मेमो नहीं बनता, हर चीज के लिए होता है। भाई सपोज ऐसा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो चल रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, बराबर। उनको सभी एम्प्लॉयज को और बिजनेस में काम करने वाले सबको बताना है कि कोई भी प्रोडक्शन की फैक्ट्री में जब आएगा तो उसके लिए उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक सिंपल मेमो होता है, बराबर। तो इसके लिए सपोज इसी एग्जांपल से हम कंटिन्यू करें कि ऐसा मेमो अगर सबको बताना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी कामकाज हो रहा है और फैक्ट्री में अगर कोई भी पर्सन आ रहा है, भले वो मालिक आ जाए, कोई छोटा वर्कर आ जाए, कि कोई अदर पर्सन भी आ जाए, तो उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, बराबर ना। ये उसका मेमो बनता है। तो मेमो हम कैसे लिखते हैं कि ऊपर तो कंपनी का फर्म, कंपनी का नेम मीन लिखा जाता है, यहाँ पे टू और फ्रॉम करके लिखते हैं कि टू और फ्रॉम, टू किसको लिखा जा रहा है, कोई कुछ ही एम्प्लॉयज के लिए बारे में है कि खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉय है तो लिखते हैं टू द एम्प्लॉयज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा। अगर सबको ही लिख रहे हैं तो लिखते हैं कि टू ऑल द एम्प्लॉयज, या टू ऑल द मेंबर्स ऑफ फर्म और कंपनी, कंपनी का सभी मेंबर्स को हम लिख रहे हैं, टू जिसको भी हो, ठीक है ना। वो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, कोई एक ही एम्प्लॉय को लिख रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज को, सबको लिख रहे हैं, उसमें लिखे भाई सभी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, तो टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी, टू। फ्रॉम कौन लिख रहा है, सपोज ये मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड लिख रहा है तो उसमें लिखेंगे ना कि भाई हेड या ऑफिसर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रॉम वो, बराबर ना। वो डेजिग्नेशन ही लिखी जाएगी, या नाम लिखो तो भी ठीक है, बराबर ना। नाम लिखोगे तो ब्रैकेट में डेजिग्नेशन, पर डेजिग्नेशन तो चाहिए उसमें, बराबर। तो टू एंड फ्रॉम यहाँ लिखा जाता है, यहाँ रेफरेंस नंबर लिखा जाता है
कि भाई आप जो ये मेमो दे रहे हो वो किसके रेफरेंस में दे रहे हो, क्योंकि कोई भी मेमो या कोई भी चीज किसी को बताने के लिए पहले कहीं मीटिंग होती है, उसके बारे में कहीं डिसाइड होता है, कोई एक क्या कहते हैं, पहले कोई नोटिस हो, कोई सर्कुलर हो, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी की होती है उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आप ये मेमो बना रहे हो। तो कहाँ से आप मेमो बना रहे हो वो रेफरेंस नंबर लिखना होता है। जैसे सर्कुलर है तो सर्कुलर नंबर होता था कि नहीं, तो सपोज उसी के ही बेस पर आप मेमो बना रहे हो तो रेफरेंस नंबर वो लिखना होता है, बराबर ना। या कंपनी की रूल बुक होती है, उस रूल बुक में ये लिखा हुआ है नंबर, उसके बेस पर तो वो रेफरेंस नंबर, बराबर। ये रेफरेंस नंबर होता है कि जिससे कोई भी मेमो अगर चेक करे तो वो वहां पे जाके रीचेक कर सकता है कि हाँ सच में इसके बेस पर ही ये रूल्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो वो रेफरेंस नंबर, फिर डेट लिखा जाता है, फिर यहाँ मेन सब्जेक्ट। ध्यान देना मेमो में कोई भी ऊपर नहीं लिखा जाते हैं कि भाई वो फोन नंबर या ये कंपनी का एड्रेस वगैरह, कुछ भी नहीं। यहाँ पे टू एंड फ्रॉम, टू में जिसको लिख रहा है, फ्रॉम जो लिख रहा है, रेफरेंस नंबर, डेट, मेन सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिक इंफॉर्मेशन, बराबर। सपोज यही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सेफ्टी के लिए सबको मेमो देना है कि कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने आएगा तो ये सब सेफ्टी रखे, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे ना कि सेफ्टी, सेफ्टी ड्यूरिंग प्रोडक्शन वर्क, बराबर। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बेसिक एक लाइन के इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भाई जो कोई भी पर्सन, भाई काइंडली नोट दैट, जो कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा है जो भी वर्क के लिए, तो उसे ये सब बातें ध्यान में रखनी है, बराबर। और कौन सी बातें, वो मेमो में 1 2 3 4 करके लिखेंगे, ठीक है ना। वो रूल्स के अकॉर्डिंग या जिसके भी अकॉर्डिंग हो। भाई सपोज अगर मेमो वही है तो इसमें लिखेंगे कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा है तो वहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो कोई भी ऐसी क्या कह सकते हैं इन्फ्लेमेबल थिंग वहां पर न लेकर आए, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखेंगे। फिर कि अगर सपोज वहां पर जाना है, कोई स्पेशल ग्लव्स या कोई स्पेशल सूट पहन के जाना होता है ना, कोई केमिकल का प्रोडक्शन हो रहा है तो स्पेशल ग्लव सूट की जरूर है, तो वहां पे लिखेंगे कि कोई भी आए तो वो स्पेशल ग्लव्स सूट या जो भी हो, मास्क हो तो वो मास्क वगैरह वहां पर पहन कर आए, ठीक है। कि वहां पे ये सब केमिकल का खतरा हो सकता है, तो जिससे बाहर आकर वो अपना हैंड वॉश कर ले, या जो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन वहां लिख सकते हैं, बराबर ना। ये 2 3 4 इंफॉर्मेशन वहां पे लिखेंगे। और यहाँ पे कौन लिख रहा था उसका फिर से डेजिग्नेशन, ये जो होता है ना फ्रॉम, वही फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज डेजिग्नेशन लिखेंगे कि ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफिसर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर नीचे उसकी साइन, बराबर ना, या हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और साइन। और दूसरा यहाँ पर सीसी लिखा जाता है मेमो में। ये खास बात कि मेमो में यहाँ पर सीसी लिखा जाता है। सीसी कार्बन कॉपी होती है कि इस मेमो की मेन दूसरी कॉपी किसके पास जा रही है, पर सपोज आप कंपनी के मेन ऑनर को, जनरल मैनेजर को, एचआर डिपार्टमेंट को, बराबर, कि किसको आप भेज रहे हो कि जिसके थ्रू वो सब एम्प्लॉय पर पहुंचेगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा वो तो जाएगा नहीं कि हर एम्प्लॉय में बांटने के लिए या मेमो देने के लिए, वो किसको देगा, वो एचआर डिपार्टमेंट को देगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये मेमो वो किसको जा रहा है, एचआर डिपार्टमेंट, तो सीसी वो लिखेंगे कि मैनेजर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, बराबर ना। वो कार्बन कॉपी में लिखेंगे। जिसको भी अगर मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही देना है तो भाई डायरेक्टर ऑफ कंपनी, बराबर, ये कार्बन कॉपी लिखी जाती है। तो मेमो कैसे लिखना है ये माइंड में रखना भाई। टू फ्रॉम, रेफरेंस नंबर, डेट, सब्जेक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, मेन एक लाइन में इंट्रोडक्शन, फिर मेमो की मेन इंफॉर्मेशन। मेमो सर्कुलर ऐसे 1 2 3 4 करके इंफॉर्मेशन में लिखते हैं, नीचे कोई थैंक यू नहीं, ऊपर कोई सैल्यूटेशन नहीं, ये ध्यान में रखना। समझ आई बात, ये सर्कुलर या मेमो कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में आए तो ये चीज, ये दो में खाली पूरे में, सर्कुलर और मेमो में खाली थोड़े से चेंजेस आते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे लिखना है, बाकी सब तो लेटर वाइज सेम ही लिखेंगे। अब वैसे ही चैप्टर 4 के इंश्योरेंस के लेटर, वो तो सेम ही आते हैं, जैसे हम बैंक में लिखते हैं वैसे ही इंश्योरेंस के लेटर भी एक फॉर्मेट फिर से समझ ले। तो इंश्योरेंस लेटर अगर लिखना हो ना, वो सेम बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह ही आता है, सेम फॉर्मेट सेम तरह से ही लिखना होता है, जैसे आप बैंक में लिखते हो वैसे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी लिखना है हमें, बराबर। अगर इंश्योरेंस के लेटर्स का फॉर्मेट समझो तो फॉर्मेट भी वैसे ही, भाई यहाँ लेफ्ट साइड पे पहले फोन नंबर, मोबाइल जैसे हम लिखते हैं, बराबर। यहाँ पर ओन एड्रेस, डेट, अपना नाम, एड्रेस, सिटी का नेम, पिन कोड और डेट, बराबर ना। ये सब बात है जैसे हम बैंक में लिखते थे ना, उसी तरह से ही कि ओन एड्रेस और डेट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर सामने आप किसको लिख रहे हो, भाई जो इंश्योरेंस कंपनी के हेड हुए, मैनेजर हुए, सीईओ हुए, आप किसे लिख रहे हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन,
ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दी गई होती है कि भाई हम इसे लिख रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट को, कोई दूसरे ऑफिसर को लिख रहे हैं, जो भी हो उसका डेजिग्नेशन और वहाँ उस कंपनी की एड्रेस जो भी सिटी में हो। भाई सपोज LIC इंश्योरेंस भाई सूरत रांदे रोड, जैसे भी हो वो शॉर्ट एड्रेस और डेजिग्नेशन। यहाँ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट किस टॉपिक के ऊपर है, आपको इंश्योरेंस का क्लेम करवाना है, या फिर इंश्योरेंस में कोई पॉलिसी आपको चेंज करवानी है, या फिर कोई नॉमिनी को ऐड करवाना है, जो भी टॉपिक पे हो वो टॉपिक यहाँ पर मेन सब्जेक्ट में लिखेंगे। सब्जेक्ट, यहाँ रेफरेंस नंबर लिखा जाता है। रेफरेंस नंबर वो कि जो आप पॉलिसी है ना उस पॉलिसी का नंबर वहां पे लिखेंगे कि भाई इस पॉलिसी के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर हम ये लेटर लिख रहे हैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो रेफरेंस नंबर में लिखा जाता है। अगर नहीं है, सपोज आप बेसिक स्टार्टिंग ही वैसे कर रहे हो कि आपको कोई पॉलिसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे बैंक में लिखते थे ना कि आपको नया अकाउंट खुलवाना है, उसकी इंफॉर्मेशन ही चाहिए, खाली अकाउंट खुलवा नहीं रहे अभी, खाली इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे यहाँ पर भी खाली पॉलिसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉलिसी ले नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन अगर है तो रेफरेंस नंबर नहीं लिखेंगे। सिंपल कि अगर आपकी पॉलिसी है ही नहीं, नई पॉलिसी लेने जा रहे हो, तो रेफरेंस नंबर की जरूरत नहीं है, बाकी लिखते हैं रेफरेंस नंबर। ठीक है ना, रेफरेंस नंबर, फिर वहां पे मेन लेटर। ठीक है, सपोज कि अगर आपको आपकी पॉलिसी में कोई नॉमिनी ऐड करवाना है, उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है, तो वही फोन नंबर मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे, यहाँ अपना एड्रेस और डेट, सामने वाले का एड्रेस टू द मैनेजर ऑफ या टू द CEO ऑफ LIC कंपनी सूरत, वहां पर सब्जेक्ट फिर टू ऐड द नॉमिनी इन माय पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, रेफरेंस नंबर में अपनी पॉलिसी का नंबर, फिर शुरू करेंगे वे रिस्पेक्टेड सर। अब जब इसमें भी लिखो तो पहला पैराग्राफ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आपकी पॉलिसी की, आपकी आपका नाम क्या है, आपकी पॉलिसी का नाम क्या है, पॉलिसी का नंबर क्या है, आप कितना प्रीमियम कैसे भर रहे हो, ये सब। सपोज मुझे अगर नॉमिनी ऐड करवाना है तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आएगी, फिर मेन कॉन्टेस्ट। तो भाई सपोज मुझे नॉमिनी ऐड करवाना है तो लिखेंगे कि भाई मेरा नाम ये है, मैंने आपकी कंपनी से इस तारीख को, जो भी तारीख आपकी हो भाई, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो भाई 1 साल पहले मैंने आपकी कंपनी से ये पॉलिसी ली थी, उस पॉलिसी का नाम ये है, पॉलिसी का नंबर ये है, और भाई मैं हर 3-3 महीने में इतना इतना प्रीमियम भरता हूँ, या हर 6-6 महीने में, साल में इतना प्रीमियम भरता हूँ। ठीक है ना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए आपके इंश्योरेंस लेटर में। कोई भी इंश्योरेंस लेटर हो, सिर्फ वही इंश्योरेंस लेटर कि जब आप खाली इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि मुझे नई पॉलिसी लेनी है, आप इंफॉर्मेशन बताओ, तो उसमें ये नहीं, उसमें खाली अपना नेम और अपनी इंफॉर्मेशन बताएंगे कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, ये काम करता हूँ, और मुझे इसके रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन, भाई ये पॉलिसी लेनी है, ये सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मुझे आप इंफॉर्मेशन दो। ठीक है ना, तो ये सब रेफरेंस नंबर और नाम नहीं लिख, पॉलिसी वगैरह नहीं, बाकी सब में लिखा जाता है, सब में। ठीक है, कि नॉमिनी ऐड करवाना है तो भाई मेरा ये नाम है, ये पॉलिसी मैंने लेके रखी है, ये पॉलिसी का नंबर है, उसमें हर महीने में या हर 3 महीने में इतनी इंस्टॉलमेंट, इतना प्रीमियम भरता हूँ। फिर मेन कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि भाई आपकी कंपनी से रेगुलरली मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे नॉमिनी ऐड करना है, तो ठीक है, उसके रिगार्डिंग मुझे इस पर्सन को एज अ नॉमिनी ऐड करना है, ये पर्सन मेरे इस रिलेशन में है। किसी को नॉमिनी ऐड करना है, रिलेशन बताना पड़ेगा ना, कि सपोज मैं इसे अपना नॉमिनी बनाता हूँ कि ये मेरे ये रिलेशन में, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सन हैं, जो भी उसमें लिखना हो वैसे लिखेंगे, बराबर। और अगर फ्यूचर में इस पॉलिसी का कोई भी क्लेम आया, और अगर क्लेम लेने के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे बाद इसे ये क्लेम दिया जाएगा, बराबर ना। ये मेन कॉन्टेस्ट, ये मेन कॉन्टेस्ट तो जैसा भी लेटर हो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। और फिर आखिरी में वैसे योर्स फेथफुली अपना नाम और साइन। आई बात ध्यान, बराबर। इंश्योरेंस लेटर, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, सब पूरा फॉर्मेट आपका सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें रेफरेंस ऐड होगा खाली इंश्योरेंस के लिए, और जैसे हम बैंक में बैंक अकाउंट नंबर और वो सब लिखते थे, यहाँ पर पॉलिसी नंबर वगैरह लिखना पड़ता है। समझ आ रही बात, सिंपल है। ठीक है ना, इंश्योरेंस लेटर के 2 लेटर्स आते हैं और बहुत सिंपल, आप एक एक बार टेक्स्ट बुक के ही लेटर भी रीड करोगे ना, उसी में से ही आ जाएंगे 2 लेटर्स, बहुत ईजी रहेंगे वो। और इंश्योरेंस राइटर देखा, और आखिरी में जो प्रेजेंटेशन स्किल आती है उसमें रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट मेकिंग कैसे होती है वो एक शॉर्ट में समझ लें, रिपोर्ट किस तरह से तैयार करते हैं हम।
तो जैसे आखिरी अगर आपको रिपोर्ट लिखनी हो, एक रिपोर्ट पूछी जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आपको नहीं आता ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तो रिपोर्ट का अगर क्वेश्चन आए तो रिपोर्ट कैसे हम लोग अटेंड करेंगे। तो देखो रिपोर्ट में दो चीजें आती है कि अगर आपकी इंडिविजुअल रिपोर्ट है या फिर कमिटी रिपोर्ट है, कि अगर आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट लिख रहे हो या कमिटी, और ये कोई बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जनरल जैसे आप इंग्लिश में रिपोर्ट लिखते हो ना वैसे ही एज इट इज रिपोर्ट लिखोगे तो भी ठीक है। हाँ पर इसमें हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो थोड़ा सा अपग्रेड करके थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल रिपोर्ट है कि कमिटी रिपोर्ट है, ये क्वेश्चन में खास ध्यान देना कि जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो फिर उसके रिगार्डिंग लिखना। सपोज अगर इंडिविजुअल रिपोर्ट है वैसे ही कि अगर आपके स्कूल में से कोई अगर साइंस फेयर में लेकर गए और उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट लिखनी है, बेसिक इंग्लिश में भी आता है ना वैसे ही, कि अगर स्कूल का साइंस फेयर है और उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट वही ना कि भाई पहले कुछ हो चुका है, पास्ट में हो गई वो एक्टिविटी, उसके बारे में अब हमें रिपोर्ट मेंशन करनी है, रिपोर्ट बनानी है। तो वैसे बनाएंगे ना, इंडिविजुअल रिपोर्ट हो तो मेन ऊपर टाइटल ऐसे लिखते नहीं, इंडिविजुअल रिपोर्ट ये तो खाली मैंने लिखा है, मेन टाइटल कि भाई विजिट टू अ साइंस फेयर, वो मेन टाइटल लिखेंगे। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अगर एज अ स्टूडेंट आप लिख रहे हो तो उसमें लिखेंगे कि भाई मेरा नाम ये है, इस स्कूल में से इस तारीख को यहाँ पर हमें साइंस फेयर में लेकर गए थे, ठीक है ना, कि भाई कोई अगर पर्टिकुलर फेस्टिवल था या कोई ओकेशन था तो इस ओकेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पर लेकर गए हैं, ठीक है ना। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये तारीख थी, हमें इस स्कूल में से यहाँ साइंस फेयर में लेकर गए, हम लोग सब बस में गए थे। फिर यहाँ पर मेन रिपोर्ट जो आपको पॉइंट वाइज लिखनी होती है, मेन रिपोर्ट में डिटेल आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि साइंस फेयर में आप एंटर हुए तब से लेकर वापस निकले तब तक क्या क्या हुआ था, क्या क्या आपने देखा, वो सब चीजें देखते हैं कि हम एंटर हुए तो स्टार्टिंग में ये सब चीजें थी, अंदर गए तो ये फील्ड में भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर रिलेटेड ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट रखे हुए थे, फिर उसमें हमने ये चीजें जानी वो चीजें जानी, ये सब डिटेल रिपोर्ट में लिखा जाता है, बराबर। ये तो डिपेंड आपके टॉपिक के ऊपर कैसा है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग पूरी रिपोर्ट हम लोग मेंशन करेंगे। और ये जब रिपोर्ट हो जाए तो लास्ट में लिखा जाता है कि रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय, और फिर अपना नाम, अपना नाम, अगर आप लोग स्कूल का नाम लिख रहे हो तो भाई अपना नाम लिखो, भाई ये स्कूल का नेम, भाई स्कूल में से आप लिख रहे हो, बराबर ना, तो अपना नेम, स्कूल का नेम और डेट, बराबर। ऐसे ये इंडिविजुअल रिपोर्ट बनेगी। इंडिविजुअल रिपोर्ट में एक चीज वो कि पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद अगर नीचे आपको एक और पैराग्राफ अगर लिखना हो, थैंक यू पैराग्राफ हम कहते हैं, तो अगर ये थैंक यू पैराग्राफ लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी ठीक है, बराबर ना। थैंक यू पैराग्राफ है, सपोज आपने पूरा रिपोर्ट लिखा फिर आखिरी में लिख रहे हो कि भाई थैंक यू, भाई मैं अपने स्कूल को इतना थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किया, बराबर ना, कि इतना अच्छा हमारे लिए ये एक ट्रिप अरेंज की है साइंस फेयर की, ठीक है, वो एक थैंक यू पैराग्राफ लास्ट में लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी ठीक है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट ध्यान में रखना, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कहाँ किसके साथ गए, कहाँ पर गए थे, कौन कौन था साथ में, ये सब चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर मेन रिपोर्ट, जो आपने वहां पे इंसिडेंट देखा, जो चीजें देखी वो सब रिपोर्ट में। फिर लास्ट में अपना नाम, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय, अपना नेम, स्कूल का नेम या कंपनी में से लिख रहा है तो कंपनी का नेम और डेट। क्लियर, समझ आ रही है रिपोर्ट में। और वैसे ही अगर कोई कमिटी रिपोर्ट हो तो कमिटी रिपोर्ट कैसे बने, कमिटी मतलब कि भाई अगर कोई संस्था है, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो उसमें पूरी कमिटी बनी हुई है 10-15 लोगों की, वो लोग मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सपोज अगर एक बिजनेस है या कोई स्कूल है, स्कूल बिजनेस या कोई कंपनी चल रहा है, कोई भी हो, कि सपोज अगर कोई कंपनी चल रही है उसमें एक कमिटी है, और उस कमिटी ने लास्ट जो 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम हुआ, उसके रिगार्डिंग उन्होंने रिपोर्ट तैयार की कि हमारा क्या क्या प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर ऊपर टाइटल कि सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, हाँ टाइटल में अगर आप ऐसे लिखो कि कमिटी रिपोर्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे तो भी ठीक है, बरोबर ना। अगर पूरा लिखो कि कमिटी रिपोर्ट, क्योंकि वो एक की रिपोर्ट नहीं है, पूरी कमिटी पूरी टीम की रिपोर्ट है वो, है ना, ये इंडिविजुअल रिपोर्ट कहलाती है। तो यहाँ ऊपर मेंशन करोगे तो भी ठीक है, नहीं मेंशन करोगे खाली लिखोगे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे तो भी ठीक है। तो वो टाइटल, यहाँ वही बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के लास्ट फ्राइडे 15 अगस्त था तो हमारे यहाँ पर इस तरह से क्या कह सकते हैं कि ये सेलिब्रेशन हुआ था इंडिपेंडेंस डे का,
उसके रिगार्डिंग हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि हाँ उसके रिगार्डिंग हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब किसने रिपोर्ट तैयार की, तो वो यहाँ पे कमिटी मेंबर्स लिखते हैं, ठीक है ना। कमिटी मेंबर्स का नेम लिखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल लिखते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर कमिटी मेंबर्स और यहाँ सबके नेम, 8 से 10 नाम एग्जाम में लिखना, कुछ भी लिख देना ना यार, एक्स वाई जेड, कोई भी अपने फ्रेंड्स के नाम लिख देना, कुछ भी ना समझ में, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे तीन 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 करते हुए भी 8-10 नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। वो कमिटी मेंबर्स वो यहाँ पे लिखेंगे हम। फिर एक लाइन लिखेंगे, पहली लाइन जो क्या कहते हैं वही बेसिक इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड होगी कि भाई ये जो सेलिब्रेशन हुआ था उस सेलिब्रेशन में ये सब चीजें हुई थी, ठीक है ना। भाई जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ उसमें ये सब बातें हुई थी, तो वो सब बातें कौन सी, वो एरो वाइज लिखेंगे, समझे। जैसे इसमें रिपोर्ट तो ये सेम नीचे की सेम ही लिखनी है, कमिटी हो या इंडिविजुअल हो, नीचे की रिपोर्ट सेम ही रहेगी पूरी, सिर्फ ऊपर ये बदलेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर कमिटी मेंबर्स के नेम रहेंगे, फिर नीचे हमें रिपोर्ट लिखनी। और लास्ट में ये खास के यहाँ पे इंडिविजुअली होता है तो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय और एक अकेले का नाम और स्कूल कंपनी बिजनेस उसका नाम, यहाँ पे लिखा जाता है बीच में या साइड में लिखो तो भी ठीक, कि ऑन बिहाफ ऑफ कमिटी। अब कमिटी में 20 लोग हो, 20 लोगों के नाम आपने लिखे, अब 20 में से 20 ही लोग तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, 20 में से कोई एक या दो रिपोर्ट लिखेगा उनके बिहाफ में, तो वो लिखा जाता है कि ऑन बिहाफ ऑफ कमिटी, फिर वो एक या दो नाम लिख कि भाई किसने ये रिपोर्ट मेंशन की है या किसने ये रिपोर्ट लिखी है, बराबर। और आखिरी में डेट, समझे कि कमिटी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, कमिटी मेंबर्स के नेम होने चाहिए और आखिरी में भी उन 8 में से ही एक या दो नाम इसमें होने चाहिए। क्लियर रहेगी ये बात, समझ आ रहा है ये सब कैसे तैयार करना है। तो देखो भाई ये सेक्शन एफ का शॉर्ट रिवीजन रहा, हाँ वीडियो लंबा था लेकिन सब चीजें शॉर्ट में थी, क्योंकि सब में अलग अलग एक एक चीजें समझाने जाओ तो बहुत डिटेल में होता है हमारा, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। अब इनमें से वही बात कि आपको 7 चीजें पूछी जाती है, मतलब कि 7 पूछी जाती है चीजें, 5 अटेम्प्ट करनी है, तो कोई भी 5 अटेम्प्ट करो जो चीज आपको इजी लगे। ओके, तो आज जैसे ये देखा हमने सेक्शन एफ का जो है वो शॉर्ट रिवीजन, वैसे ही दूसरी चीजों के बारे में भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।